चलो बेटा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो। बच्चे कितने कमाए हैं? कहाँ चले गए सब? बारातों में पूरी कट जाती है। बेटा बातें मत करो आप लोग, और जो हम लोगों ने कल पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। कल हम लोगों ने, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, ऐसी बातें मत करो। कल हम लोगों ने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में पढ़ा था, बीटी कॉटन के बारे में मैंने बताया था, और बताया था इंसुलिन के बारे में, ठीक है? तो उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, और दूसरा फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ तक अभी दिखा रहा हूँ। जेनेटिक्स नहीं, तारीख कितनी है? कितनी तारीख है? 26 नवंबर ना? अच्छा, आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स तो हो गया है ना? बायोमोलिक्यूल्स तो हो गया, उसका तो टेस्ट भी हो गया कई बार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और रेस्पिरेशन, वो दोनों चैप्टर खत्म करो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो बेटा एक बार जल्दी से कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो, और आप लोग बातें मत करो। बच्चे बातें कर रहे हैं, बातें मत करो। कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो एक बार। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोग मेहनत कर रहे हो, घर पे जाकर पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते रहो बेटा। और आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए नई टीचर आएंगे हैं। आज आएंगे भूपेंद्र सर। आप लोगों को केमिस्ट्री का फ्यूचर देखा जा रहा है, सही हो जाए। अगर आप लोगों को जिससे अच्छा लगे वैसे उससे पढ़ो, लेकिन मेनली हर टीचर को पहले देख लो एक बार, ठीक है? 2 दिन को भी देख लो कैसा पढ़ा मैं। आज ही पढ़ लेना। और दूसरा क्या है कि आप लोगों को इसलिए सुधार हो रहा है कि आप लोगों का तीन सब्जेक्ट अच्छे हो जाए, ठीक है? फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी, जिससे आप लोगों को लगभग प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उससे क्या फायदा कि अगर आप लोगों को सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर ये आज हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बच्चों को बेसिकली अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर क्लास में तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है उनको। मैं कब एकदम इतने सिंपल वे में आपको पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है? बस आप लोग डेली मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो मेहनत से, ठीक है? तब तक बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग कर लिया रिवाइज। क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, क्वेश्चन पूछे बेटा? 5 रिवीजन करवा दीजिए सर। करवा दूंगा, मेरे क्वेश्चन पूछो। वरना ये पता है नींद से जागते नहीं है, अभी बच्चे तो सो रहे हैं, हल्का के जाग जाएंगे। देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एप्लीकेशन, ठीक है? हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ पे यूज किया है ये तो पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी के पहली बात को आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल्स कितने होते हैं और रिसर्च एरिया कितनी होती है। मैंने कहा था प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? और मैंने कहा था रिसर्च एरिया की बात करें तो कितनी होती है? 3। हमें बेस्ट कैटालिस्ट मिल जाए, एंजाइम, उसके बाद हम लोग
वो कैटलिस्ट कहाँ एक्ट कर रहा है, उस वो इन्वायरमेंट बनाना, सही है। और तीसरा क्या था बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, याद है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने किया था वो किया था, वो हमने किया था बेटा किसमें, एग्रीकल्चर, किसमें किया था, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने लगभग हर क्षेत्र में किया है, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था वो था एग्रीकल्चर। मैंने आप लोगों से कहा था एग्रीकल्चर में हम लोग यूज का मतलब है सिंपल सा कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में होती थी तो आप लोगों को पता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड नहीं थे, ना ही पेस्टिसाइड थे, ना ही मैं बोल सकता हूँ फर्टिलाइजर था बहुत टाइप का, और ना ही मैं बोल सकता हूँ कि बहुत टाइप का सीड का वैरायटी था। तो उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था, कहीं ना कहीं बहुत खेती लोग बहुत कम करते थे, उस टाइम संसाधन भी इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ, मैंने आप लोगों को बताया बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि किसान को बेनिफिट कैसे हो, और वो उसका मतलब सिंपल सा था कि बेनिफिट का मतलब होता है कि आप लोग फर्टिलाइजर या फिर इंसेक्टिसाइड कितना भी यूज कर लो, अगर सीड की वैरायटी अच्छी नहीं होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होगा, तो आप लोग क्या वो ईल्ड पा सकते हो जो चाहिए हमें। अगर आप लोग चाह रहे हो कि हमारा 1 बीघा में 5 क्विंटल गेहूं निकले तो तब निकलेगा जब उसका सीड अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक ऐसे सीड बनाए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे और उनका ईल्ड क्या था, बहुत ज्यादा था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जैसे कि जो कटाई होती है उसके बाद लॉस ना हो, दूसरा ऐसा फसल हो जो स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा तो फसल बेकार हो गई, या फिर थोड़ा सा बाढ़ आ गया, बारिश ज्यादा हो गई तो फसल क्या हो गई, बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि हर स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए फसल के अंदर, ठीक है। ऐसा हम लोग सीड बनाए। तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ऐसा फसल हो जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ज्यादा कर सके, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हम लोग उगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, जिसमें एग्जाम्पल तुम्हारा है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात किया था। दूसरा टॉपिक था हमारा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब था हम लोग ऐसा प्लांट बनाए कि जो इंसेक्टिसाइड इसमें लगाना ही ना पड़े। तो साइंटिस्ट ने एक बनाया था, कॉटन का प्लांट लिया, उन्होंने देखा कॉटन के प्लांट को क्या कर रहा है, कोई भी इंसेक्ट अगर नुकसान कर रहा है और वो इंसेक्ट अगर उस प्लांट को खा के मर जाए तो इसका मतलब वो आएगा नहीं इंसेक्ट, और आएगा नहीं तो हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया था बैसिलस थोरेंजेंसिस, जिसके पास एक जीन था केराइजीन। कौन सा था बेटा, केराइजीन। और केराइजीन एक प्रोटीन बना रहा था, जो प्रोटीन अगर कोई इंसेक्ट खाता है और उसका मीडियम अगर प्रोटीन का चेंज हो गया, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, तो उसका मतलब ये था कि वो इंसेक्ट मर जाता। तो इसका मतलब हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया से उस केराइजीन को निकाला, और केराइजीन को निकाल के और वो प्लांट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और प्लांट के अंदर ट्रांसफर करने का मतलब है अब वो प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मैंने वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया था वो बताया था केराइजीन के टाइप, 2 टाइप के हैं, कौन कौन से इंसेक्ट उनको खा रहे हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल 4 नंबर फ्री की है। उसके बाद सुनो, हम लोगों ने फिर देखा मेडिसिन क्षेत्र में, किसमें देखा, नहीं मेडिसिन से पहले हमने कल एक पढ़ा था पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है बेटा, मैंने आपको कल समझाया भी था, विधानसभा जल्दी यहाँ पे कल हम लोगों ने ये बताया था, मैंने कहा था पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ऐसा प्लांट, इसमें हमने देखा था टोबैको का प्लांट। टोबैको प्लांट होता है जो उसकी रूट को एक नेमेटोड होता है जो बेकार करता है, और उससे क्या हो रहा था, टोबैको प्लांट की जो रूट थी वो उसमें यील्ड में कमी आ रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दर कम निकल रही थी। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो देखा कि वो जो नेमेटोड है वो ऐसा, उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन बन रहा है जिससे वो सर्वाइव अपने आप को कर पाए, सही है। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यानी कि एक टेक्निक अपनाई जिसे बोलते हैं RNAi। क्या बोलते हैं बेटा, और इसका मतलब होता है सिंपल सा RNA इंटरफेरेंस, या हम बोल सकते हैं RNA साइलेंसिंग। आप लोगों को पता है जब भी कोई हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है तो आपको पता है आपके पास जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट का ही पार्ट को बोलते हैं जीन्स, ठीक है। अब डीएनए का कोई पार्ट है बेटा, ये इस पे क्या है, जीन्स है, क्या है, जीन्स है। अब मैंने कहा था डीएनए से प्रोटीन कोई बनाता है
भाई डिसाइड तो यही डीएनए करता है ना कि कौन सा प्रोटीन बनना है, किस चीज में कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस ऑर्गेन में कौन बनेगा। तो इसका मतलब यह है डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए। क्या बनता है बेटा? और इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। ये वही हिसाब होता है कि डीएनए के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है और उसको कोडॉन फॉर्म में यानी कोड करके कौन लाता है, एमआरएनए। ये हम लोग जेनेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डीएनए का कैसे प्रोटीन बनता है वो सब, इस डीएनए का पूरा रोल जो आप तो समझोगे वो उस चैप्टर में पूरी तरीके से समझ लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिर भी एमआरएनए जो होता है वो राइबोसोम के पास जाता है और क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन। इसका मतलब डीएनए का जैसा सीक्वेंस वैसा ही कोडॉन बनाएगा एमआरएनए और वैसा ही बनेगा प्रोटीन। आप लोग बताएं 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड से जितनी भी टाइप की प्रोटीन बनती है सारी बनती है, डिपेंड करता है कि सीक्वेंस अमीनो एसिड का किस सीक्वेंस में है, ठीक है। ये वही हिसाब है, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे 26 लेटर होते हैं और उनमें क्या होता है, खाली नाम तो दुनिया के सारे 26 लेटर से है ना, खाली डिफरेंस क्या होता है, अल्फाबेट चेंज होता है, ठीक है। ऐसा ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, चेंज। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो वो करता है डिसाइड, वो करता है नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, यानी कि जैसे कोडॉन वैसा ही प्रोटीन। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्निक में ये था कि हम इस एमआरएनए को क्या करते हैं, साइलेंट कर दें, और ये एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या वो प्रोटीन बनेगी, नहीं बनेगी ना, और वो निमेटोड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने दो डीएनए को एक लैब में ग्रो करवाया लैब में, और उसके बाद मैंने क्या किया, वो कैसे थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। कैसे थे बेटा, एक का सेंस और एंटी सेंस स्टेट अपोजिट डायरेक्शन में था, दूसरे का अपोजिट में। और जब उन दोनों, बेटा बोलो मत, उन दोनों डीएनए को हमने प्लांट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर, ठीक है, वेक्टर के थ्रू। और प्लांट के अंदर जाने के बाद अब वो कोड करेंगे ना एमआरएनए को, भाई कोड तो करेंगे ना, और एमआरएनए को उन्होंने कोड किया तो एमआरएनए कैसा बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री बन गया तो वो हाइब्रिडाइज कर गया और वो बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ गए आप लोग। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो जब कोई निमेटोड खाएगा इसको तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा वो हाइब्रिडाइज कर जाएगा किससे, इस वाले आरएनए से, निमेटोड के, और उससे कर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, साइलेंट। और साइलेंट का मतलब है अब ये अगली ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और प्रोटीन फिर नहीं बनेगी, और जो निमेटोड होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये तुम्हारा था टेक्निक आरएनए-आई, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, या मैं बोल सकता हूँ आरएनए साइलेंसिंग। क्लियर हुआ इतना। ये हमने देखा था पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है। दूसरा मैंने मेडिसिन के क्षेत्र में बताया था, तो मैंने कहा था बेटा मेडिसिन के, आप लोग पता है जब मैं रिवीजन करवाता हूँ तो आप लोग किताब की तरफ देखते रहा करो, जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो जल्दी सर, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने देखा था मेडिसिन क्षेत्र में, तो हमने देखा था इंसुलिन। किसके बारे में पढ़ा था, इंसुलिन। कलर चेंज करूंगा, हमने देखा था किसके बारे में, इंसुलिन। मैंने कहा था इंसुलिन का यूज हम लोग, आपको पता है कहां से बनता है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास से बनता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या करता है, कम, यानी शुगर लेवल क्या करता है, कम करता है। अगर कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसमें इंसुलिन बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, उसका डायबिटीज यानी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है, बाहर से। तो उस टाइम पे जब बायोटेक्नोलॉजी से पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले क्या होता था कि जो इंसुलिन लिया जाता था वो पिग हो गया या कैटल हो गया, जो मरे हुए होते हैं उनसे लिया जाता था, ठीक है। लेकिन वो क्या करता था, एनर्जी कोश करता था किसी भी ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद। लेकिन क्या हुआ, एक कंपनी थी अमेरिकन, जिसका नाम क्या था बेटा, चलो ठीक है, जो भी थी वो कंपनी ने क्या किया, आपको पता है जो हमारी बॉडी में बनती है उसमें ए पेप्टाइड होता है और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड में कपड़े पहन के रहो वरना फीवर आ जाएगा। बी पेप्टाइड और कौन सा था, सी पेप्टाइड था, ठीक है, 3 पेप्टाइड थे। तो यहाँ पे क्या था, अगर तीनों पेप्टाइड हैं तो ये कौन सा होगा, प्रोइंसुलिन। कैसा होगा बेटा, और इसको मैच्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सी पेप्टाइड को हटा देते हैं, फ्री कर देते हैं, और ए और बी वाले को क्या कर देते हैं, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी पेप्टाइड पे जोड़ दो, ऐड कर दो, और इस वाले को क्या कर दो, रिमूव। तो ये बन गई कौन सी इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। कौन सी बन गई बेटा? अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो जीन ए पेप्टाइड को बना रहा है, सही है, उसको एक ई कोलाई के अंदर डाल दिया, और जो बी पेप्टाइड को बना रहा है उसको अलग ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और दोनों पेप्टाइड को अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर बनवा लिया और उसको जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन। और हमें अब हम लोग जो हेल्थ हमें चाहिए इंसुलिन वो कहां से ले लेते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे जुड़ता किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज, ध्यान रखना है आपको, किससे जुड़ता है बेटा, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। अब आप लोग बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है, ये सब क्लियर ही है बिल्कुल। हाँ, आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और बताओ, किसी बच्चे को पूछना है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है बेटा जहाँ पर डिजाइन जीन पड़ा हुआ हो, ठीक है, हमारा वो वाला डीएनए। और बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो, वो क्या है बेटा, जीन थेरेपी। क्या पढ़ते हैं, जीन थेरेपी। तो आप लोग जल्दी से क्या करो, कुछ मत करो, बैठे रहो आप लोग, मैं जल्दी से करूंगा, किताब में करूंगा, ठीक है। तो हम लोग जीन थेरेपी के बारे में समझे, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी का मतलब होता है कि हम कोई जीन को मैनिपुलेट करके, और कोई जेनेटिक डिजीज हो उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी खत्म करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। लेकिन जीन थेरेपी जो होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा 10 साल का उसके बाद जीन थेरेपी हो जाएगी, उसके बाद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग जीन थेरेपी का मतलब यहाँ पे कहां से पता लगा, ये बात कब की है बेटा, एक लड़की थी जो 4 साल की, 1990 की ना, 4 ईयर की लड़की थी, उसके अंदर कुछ एंजाइम नहीं बन रहा था, और अगर वो एंजाइम नहीं बन रहा था तो उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बहुत वीक हो गया। उसके पास 2 कंडीशन थी जो पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं थी, जैसे या तो उसको इंजेक्शन के थ्रू एंजाइम दिया जाए, सही है, एक टाइम पीरियड के बाद, और दूसरा था कि उसका बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन क्या ये क्यूरेबल था पूरी तरीके से? नहीं क्यूरेबल था, वो था जीन थेरेपी, यानी कि, लेकिन वो कब होता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हो जाता तो हम बोल सकते हैं कि वो पूरी तरीके से क्योर था। तो वहां पे ये किसका एग्जांपल दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार है जीन थेरेपी को, ये चैप्टर आज खत्म करेंगे, ठीक है। और बेटा आप लोग कॉन्टिन्यू तरीके से पढ़ाई करते रहो, और इसके बाद मैं सोचूंगा कल से मैं क्वेश्चन यानी कि चैप्टर करवाऊंगा, कौन सा करवाऊं, और आज आपके ऑनलाइन क्लास ले लूंगा साल में इतनी है, 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ ये, क्या बोल रहा है, चैप्टर जो होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा। सर आप प्लांट क्यों शुरू कर रहे हैं? अरे फिट जाएगा तू, मैं बता रहा हूँ। ये देखो मतलब ये कौन सा तरीका होता है, कोई कुछ पूछ रहा है तुम बीच में कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा। तो देखो प्लांट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं, वो अभी आप लोगों को पढ़ा दिए जाए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स पे, फिर आपका जो बेसिकली पोर्शन होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपके जितने भी चैप्टर, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर और पूरा 12th एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं हर एक चैप्टर को, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में हम लोग ऐसा करेंगे, बोलो मत कोई भी, उस टाइम पीरियड में हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी आपके चैप्टर होंगे उनके लिए मैं एक चैप्टर को 2 दिन दिया करूंगा, आप लोग घर पे जाके स्टडी करना है खाली, और यहाँ पे आके डॉट पूछने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे अगले का, अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हेमंत बेटा, क्या हुआ तुम्हें, जीन थेरेपी पढ़े। तो जीन थेरेपी का मतलब मैंने बताया था
जीन थेरेपी का मतलब बताया था मैंने, कोई भी जीन को मैनिपुलेट करना उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे देखो तो क्या क्या लिखा हुआ देखते हैं। कह रहा है इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, इसका मतलब होता है कोई ऐसी डिजीज जेनेटिक हो, कैसी हो, जेनेटिक हो, यानी कि मैं हो सकता हूँ पापा मम्मी से फ्री में मिली हो, ऐसी डिजीज फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है कैन corrective therapy be taken for such a disease, gene therapy is an attempt to do this। इसका एक ही सॉल्यूशन था, वो क्या था, जीन थेरेपी, यानी कि इसको हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन कब, जीन थेरेपी करके, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगले कह रहा है बेटा आपको इस चैप्टर में ऐसा बचा है कि आप लोग आराम से बैठे रहो, बस सुनते रहो, खाली आपको तैयार हो जाएगा पूरा। अगले कह रहे हैं जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग जीन थेरेपी करें तो वो कब करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हो जाए तो हम कोई भी डिजीज को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा हियर जीन आर इंसर्ट इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। यहाँ पे क्या किया जाता है, जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, अगर कोई डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल दिया जाता है, दूसरा जीन ट्रांसफर कर दिया जाता है। Correction of a genetic defect involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन को मैनिपुलेट कर दिया है तो जो बच्चा होगा उसके अंदर जिस चीज की कमी थी वो कमी नहीं रहेगी, और जो अगला बॉडी होगा फंक्शन कैसा करेगा, जैसा नॉर्मली करता है। ठीक है, वही तो होता है जीन मैनिपुलेशन। अगले कह रहा है बेटा द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। ये 1990 की बात है, जब बताओ बायोलॉजी में क्या स्टार्ट हुआ था उस टाइम, एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कौन सा, एक ही प्रोजेक्ट है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी 1990 में स्टार्ट हुआ था। अगले कह रहा है टू अ 4-year-old गर्ल, कितने साल की लड़की थी, 4 साल की लड़की थी। कह रहा है बेटा विद एडिनोसिन डाइअमाइनेज ADA डेफिशिएंसी थी उसको, यहाँ स्टार नाउ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम नहीं बन रहा था, इसका नाम क्या है बेटा, एडिनोसिन डाइअमाइनेज। ठीक है, ये कह रहा है दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, और ये एंजाइम किसके लिए था, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि WBC को मैच्योर करने के लिए। अगले कह रहा है दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डाइअमाइनेज, यानी कि इसके अंदर क्या था, एक जीन डिफेक्टिव था जिसकी वजह से वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, अगले कह रहे हैं इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय। अब देखो ये कुछ बच्चों में इसको हमने कैसे करके क्योर किया, क्योर का मतलब होता है कैसे बचाव किया। तो पहला कह रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, किससे बेटा, बोन मैरो जानते हो, बोन के अंदर होता है, उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इसका मतलब WBC क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और वो अपना वर्क करने लगेंगे। ठीक है, बोन मैरो, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर होना है, जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा WBC का तो इसके बाद फिर से हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगले कह रहा है इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि हम उसको लगातार क्या करें, एंजाइम देते रहें एक टाइम पीरियड के बाद, सही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सही रह पाए। लेकिन ये क्योंकि पूरी तरीके से क्यूरेबल है नहीं है ना, ये तो एक ऐसा हो गया कि बचाना हो गया, बचाते रहो और लगाते रहो, इंजेक्शन चलता रहेगा पर्सन। अगले देखो, अब बेटा कह रहा है यहाँ पे, कहां पे हम लोग, हाँ, एक कह रहा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन से हम क्या करते रहे उसको, या तो उसको एंजाइम देते रहे और या उसका क्या करते रहे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते रहे। ऐसे करके हम अगर ADA डेफिशिएंसी किसी को है तो उसको बचा तो सकते हैं। लेकिन अगले देखो कह रहा है बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं थी कि एकदम से अगर एक बार ऐसा हो गया फिर तो अब इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यूरेबल का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सही सेफ नहीं था ये, ठीक है तरीका। कह रहा है एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, इसका पहला एक सिंपल तरीका था कि हम क्या करें, जीन थेरेपी करें, लेकिन वो 4 साल की हो चुकी तो ऐसा नहीं हो सकता। अगले कह रहा है लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड of the patient are grow in culture outside the body of functional ADA कह रहा है cDNA using a retroviral vector, यानी कि वेक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इस देन मैंने कहा था कि
यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमल में, अगर कोई भी हम होस्ट या मैं बोल सकता हूँ वेक्टर का यूज करते हैं, किसका करते हैं? रेट्रोवायरस का। बताया था आपको? ठीक है। अगले कह रहा है, इज देयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द दीस लिम्फोसाइट व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, हाउएवर एज दी सेल आर नॉट इमोर्टल द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अगर हम किसी पेशेंट में लिम्फोसाइट का भी किसी टाइप से यूज करके या रिकॉम्बिनेंट बना के और ट्रांसफर करेंगे तो वो भी, अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि वो अमर है। डब्ल्यूबीसी का एक टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होता है ना। तो अगले कह रहे हैं, however if the gene isolate from the marrow cell producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be permanent cure। अगर हम ऐसा करते कि उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम ये कर सकते थे जीन ट्रांसप्लांटेशन या जीन थेरेपी, तो ये क्या हो सकता था? परमानेंट क्यूरेबल, यानी कि पूरी तरीके से वो सुरक्षित हो सकती थी। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे सिंपल सा बताया गया, जीन थेरेपी का मतलब है कि जीन्स को मैनिपुलेट कर दें, लेकिन किस टाइम पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। और इसका सिंपल सा मतलब है कि ये तब पता लग जाए जब एम्ब्रियोनिक स्टेज हो। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए आप लोग? जीन थेरेपी क्या है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, बस एक लड़की थी जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी, वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? अगला आता है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये क्या है बेटा? डायग्नोसिस मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। देखो, जांच। हाँ, डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज का पता लगाना। आप लोग बताओ, बेसिकली आप लोग डिजीज का पता कैसे लगाते हो? कोई टेस्ट कराते हो, और किसका टेस्ट होता है? जैसे यूरिन का होता है, दूसरा ब्लड का होता है। लेकिन ये टेस्ट ऐसे होते हैं जब हमें डिजीज हो जाती है तब पता लगता है, यानी पूरी तरीके से डिजीज हो गई है, डॉक्टर दवाई भी खिलाता रहेगा, तब भी अगर पर्सन सही नहीं होगा तो कहता है भाई टेस्ट करा लो, हो सकता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम दवाई चलाएं। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें एक ये प्रॉब्लम ये है कि अगर डिजीज हो जाए उसके बाद पता लगता है। अब मान लिया किसी को एड्स हो गया और उसको 5 साल बाद पता लग रहा है, तो क्या वो बचाव कर सकता है अपना? नहीं कर सकता ना। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है कि हम लोग बहुत जल्दी पता लगा लें, बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे अगर हम किसी चीज का पता लगा लें तो उसे हम क्योर कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन वो कब पता लगेगा? जो टेक्निक यहाँ पे दी है, जैसे आपका पीसीआर हो गया, एक होता है एलाइजा जिससे हम लोग पता लगाते हैं, तो ये सब है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल मतलब डीएनए लेवल पे हम लोग कोई चेंजेस करके और हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो टेस्ट होते हैं नॉर्मली वो तब होते हैं जब हम कोई डिजीज हमें हो जाती है उसके बाद पता लगता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कह रहा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है, पढ़े से देखो, कह रहा है यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज early diagnosis and understanding its pathology, पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कह रहा है अगर हमें किसी डिजीज का बहुत जल्दी स्टेज पता लगाना है तो हमें लगातार टेस्ट करवाने होंगे, लेकिन हम लोग टेस्ट कब करवाते हैं? जब डिजीज बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, और नॉर्मली तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को डिजीज ना हो तो वो कभी टेस्ट ही नहीं करवाएगा, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपर हमें 1 साल में 1 बार टेस्ट करवाना चाहिए अपनी बॉडी का पूरा, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे। ठीक है, लेकिन कौन करवाए? अब बेचारा अगर आदमी ने करवा भी लिया, उसे पता भी लग गया इसकी कमी है, तो और बीमार हो जाएगा। अच्छा खासा चलता होता है लेकिन वो और बीमार हो जाएगा ना। तो इसलिए सोचता है आदमी क्या करवाओ, जब सही चल रहा है बॉडी चलने में। अगले देखो, कह रहा है यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मतलब होता है पुराने मेथड, पुराने का मतलब जो हम लगातार करते आ रहे हैं। कह रहा है सीरम हो गया, यूरिन हो गया एनालिसिस, या फिर ब्लड वगैरह का हम टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनसे हमें बहुत जल्दी कोई डिजीज पता नहीं लग पाती, वो तब पता लगती है जब डिजीज हो जाती है। तो कह रहा है अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो कह रहा है यहां से अगर हम बात करें बेटा, इधर देखो, आप लोग ये बताओ, अगर हमें सीरम टेस्ट कराना है या हम बोल सकते हैं यूरिन टेस्ट करवाना है या ब्लड के थ्रू टेस्ट करवाना है, तो क्या हमें अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा डिजीज? नहीं पता लगेगी, जब डिजीज हो जाएगी तब पता लगेगी। लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब होता है कि हमें बहुत जल्दी स्टेज में पता लग जाए। सही है, कोई जरा सा अगर डिजीज है उसी स्टेज में पता लग जाए तो हम उसको उससे बचाव कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो यहाँ पे लिखा है पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा लिखा है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा लिखा है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, जिसे हम लोग बोलते हैं एलाइजा। क्या बोलते हैं? एलाइजा। ये 4 टेक्निक ऐसी हैं जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, दूसरा है पीसीआर जो हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी एलाइजा। इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना, फुल फॉर्म, ठीक है। और कह रहा है बेटा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम ये वाले टेस्ट करवाते हैं तो हमें बहुत जल्दी स्टेज में क्या पता लग जाएगा, डिजीज का पता लग जाएगा। सही है। कौन कौन सा, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तीसरा एलाइजा, ठीक है। इन सबसे हम पता लगा सकते हैं। किसमें, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में हम लोग डीएनए होता है, डीएनए की मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। मतलब किस चीज के लिए टेस्ट कराया जाता है? यही सब डिजीज, जो भी डिजीज होती है, जैसे आपका जो जैसे कैंसर हो गया, जो खतरनाक डिजीज होती है, एड्स हो गया, उन सब में टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब ऐसा ना किसी को फीवर आया तो ये करवाने जाएगा पीसीआर, करवा सकते हो वैसे या सुनो सर चाइल्ड वगैरह होते हैं ना, उसमें कोई पीसीआर का भी टेस्ट होता है जो कफ वगैरह होता है। अरे वो पीसीआर अलग होगा, ये तो मेडिकल लेवल पे है, वो नहीं। अरे वो तो हाँ, अब ऐसा ना किसी को नॉर्मली फीवर आ गया तो वो जाएगा कि पीसीआर करवाएं, ठीक है। अगले देखो, लोग यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला फीवर आता है तब तो करवाते नहीं टेस्ट, अगर डॉक्टर लिखे ना कि डेंगू का टेस्ट करवाओ या फिर किसका करवाओ, हाँ जो भी करवाओ वो तक नहीं करवाते हैं, तो नॉर्मली तो नहीं करवाते हैं। यहाँ पे देखो, अगले देखो, ये देखो भाई कह रहा है प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन। पैथोजन मतलब जो डिजीज कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं, पैथोजन। जिसमें तुम्हारा डिजीज कौन करता है बेटा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। कह रहा है इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्पटम, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। आप लोगों को जब पता लगता है जब उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी पर अटैक कर देते हैं, तब हमें क्या लगता है कि अब हमें बीमारी हो गई है। अगले कह रहा है बेटा हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्पटम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल। आप लोग बताओ, अगर आपको किसी डिजीज के सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, सही है, और उस टाइम पे अगर आपने टेस्ट करवा लिया और आपको पता लगे कि हमें वो डिजीज होने वाली है, तो कितना अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, बेकार ही रहेगा, लेकिन हम उससे बच तो सकते हैं, ये क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये टेस्ट होते हैं, पीसीआर हो गया तुम्हारा, एलाइजा वगैरह, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर का मतलब है डीएनए का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है उसके नंबर, कॉपी नंबर करके, और हम उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और स्टडी करके हमें पता लग जाता है कि कौन सी डिजीज हो सकती है। अगले कह रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है देखो पीसीआर इज नाउ routinely used to detect HIV। इसमें किससे यूज करते हैं, HIV। HIV का मतलब एड्स, और सबसे ज्यादा मुझे खतरनाक बीमारी लगती है वो क्या लगती है, एड्स ही लगता है। वैसे सारी चीज खतरनाक है, लेकिन बेसिकली अगर किसी को एड्स हो जाए तो ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एरिया में है नहीं कहीं पे। आप लोगों ने किसी बच्चे ने कोई एड्स का पेशेंट देखा है आज तक? मैंने कहाँ पे खत्म हो गया, और तुमने कहाँ देखा? जिंदा इंसान देखा। कौन था, मेल था फीमेल था? मेल था शायद। अच्छा, तो पता लग गया तो उसे एड्स है। ऑल इंडिया गए तो एम्स में हमने गए, हाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगे, मतलब मुझे किसी ने बताया, लेकिन मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा है किसी को एड्स हुआ ऐसा। मैंने देखा है। लेकिन ये बहुत बार मैं बता तो रहा हूँ, अभी ऐसा ना हर मोहल्ले घूम रहे हैं। एड्स वाले का मतलब है कि बहुत बहुत कम, जैसे बरेली में एक आध केस हो सकता है, ऐसा नहीं कि मत चल रहा है, लेकिन एड्स तो फैला सकते हैं। और मैंने कहा थोड़ी एड्स हो जाता है छूने से या सामने रहने से। नहीं, छूने से नहीं होगा। अब तुम फिर मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? पता नहीं कैसे होता है। तो इधर देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे पता है ये बात छूने से नहीं होगा, लेकिन वो बेचारे की शादी भी हुई होगी, हुई नहीं हुई है? नहीं हुई है तो हुई नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से, तो कैसे हो सकता है? अरे अब ऐसे तो बहुत ज्यादा मुझे ये पता है नॉर्मल एड्स यहाँ पे किसी, मतलब जो बहुत नॉर्मल केस में, बहुत कम केसेस में है, ऐसा नहीं कि बहुत दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कह रहा है, तो यहाँ पे बेटा आप लोग एड्स पेशेंट, यानी पीसीआर का हम जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, डायग्नोस करने के लिए, एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। कह रहा है इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स
इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। हम लोग कैंसर का भी जो देखते हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में जानते हो कैंसर कैसे होता है? अगर मैं बताऊं तो देखो कैसे होता है ना, वो तो एक प्रोसेस हो गई। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर का मतलब इससे नहीं होता है किसे होगा बेटा, कैंसर किसी अच्छे खासे व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल सही होगा। हम लोग मान लेते हैं कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसको कैंसर हो सकता है, नहीं। मैं ऐसे लोग दिखा दूंगा जो फीमेल के केस में ज्यादा होता है कैंसर और मेल केस में कम होता है। कैंसर का सिंपल सा मतलब होता है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बाहर का। हाँ बाहर का कुछ होते हैं, जैसे अगर कोई यूवी रेडिएशन है मान लिया, या कोई ऐसा रेडिएशन है जो हमारी बॉडी को एकदम अफेक्ट कर दे, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गई, ठीक है, एकदम अफेक्ट करें। मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो कैसे फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव का मतलब है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि उनसे कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर वो जीन्स जो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो किस फॉर्म में आ जाए, एक्टिव फॉर्म में, अब बेटा वो एक्टिव हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन बनेगा। हो सकता है वो डेंजर प्रोटीन हो हमारे लिए, खतरनाक हो, और खतरनाक होगा तो वही क्या हो गया, कैंसर। यानी कि हमारी सेल जब अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल का मतलब होता है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है। उसे मतलब नहीं रहता कि नेबरिंग सेल हमारी पड़ोसी सेल क्या कर रही है, ठीक है। जब वो प्रॉपर्टी खो देगी तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, और वही तो बन जाता है ट्यूमर। आपने कभी ट्यूमर को देखा है? देखा होगा आप लोगों ने, छुआ भी होगा उसको, सही है, बहुत ज्यादा टाइप का होता है, मैंने छू के देखा। तो हाँ, अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कहीं भी हो सकता है, ट्यूमर तो कहीं भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ट्यूमर बन जाता है और वही क्या होता है, कैंसर, ठीक है। तो उसको भी अगर हमें बहुत अर्ली स्टेज में पता लगाना है तो हम लोग दे सकते हैं, पीसीआर टेक्निक कर सकते हैं, जहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जीन में म्यूटेशन हुआ है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले देखो क्या है, इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। और हम लोग बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को हम पता लगा सकते हैं, किससे, इन टेक्निक से। अगले देखो कह रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब। अच्छा प्रोब का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? प्रोब का मतलब क्या होता है? ये प्रोब लिखा है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। प्रोब का मतलब बेटा ये होता है कि मान लिया कोई ये डीएनए सेगमेंट है, क्या है, ये डीएनए सेगमेंट है, इसकी ही तरह बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम कोई रेडियो एक्टिव नॉन ट्रांसक्रिप्ट डीएनए बनाए, उसी को बोलते हैं बस प्रोब। नहीं समझ में आया? जैसे आप लोग सपोज मानो कोई ट्रैक्टर की कंपनी होती है, जॉन डीरे ट्रैक्टर की कंपनी है, वो क्या करते हैं, एक खिलौना टाइप का ट्रैक्टर बनाते हैं, देखा होगा आपने, जिसने खरीदा हुआ ट्रैक्टर उसके घर पे खिलौना भी दिया होगा, साथ में गिफ्ट देते हैं वो। तो वहां पे क्या करते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, तो वो किस लिए होता है कि आप लोग उसको देख के पता लगा लो कि यहाँ ट्रैक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सब देख के पता लगा लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं उसको प्रोब। ऐसे ही आप लोग बताओ, अगर कोई डीएनए है ये वाला, अगर मैं इसी की तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री, कैसा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम बिल्कुल जो हाइब्रिडाइज करता है इससे, और दूसरा रेडियो एक्टिव का मतलब क्यों बनाते हैं, जिससे हम उसको कोई भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे ले सकें या उसको दिखा सकें। समझ गए आप लोग? उसको ऐसा बना के उसकी स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोब। समझ गए? लिखा भी होगा, देखो अगले, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है लिखा हुआ, ये हाइब्रिडाइज कर जाए कौन से, अगर हाइब्रिडाइज नहीं करेगा तो डीएनए कैसा होगा, फिर जो मेन वाला डीएनए उसकी तरफ ना होगा, उसकी तरह तभी होगा ना जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके। समझ गए? और हाइब्रिडाइज करता है। अगले कह रहा है डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोब बनाना पड़ता है। ये वही साहब हो गया। हम लोग ऐसे सोचो बेटा, जैसे मान लिया किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में जो रिपोर्ट आता है ना पूरा ब्लैक ब्लैक होता है वो पूरा, अगर हम एक्सरा करने की टेक्निक ना होती, मान लिया हम उसी की तरह एक ऐसा चीज पे बनाते जैसे एक्सरा होता है, ऐसा बना के, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो और वो बिल्कुल सेम होता, हाइब्रिडाइज कर देता, तो इसका मतलब वही प्रोब हो गया, बस जो एक्सरा हो गया। समझ गए? उसकी तरह बिल्कुल, और वो कैसा हो, रेडियो एक्टिव हो, जिससे हम क्या कर पाए बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी। समझ गए आप लोग? अगले देखो कह रहा था क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द पैथो a photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene। अब आप लोग समझ में आया? देखो क्या होता है, आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे समझो, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए डीएनए है, क्या है, डीएनए है, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं,
सही है, बहुत सारे। आप लोग बताओ इसका क्या होगा? ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का टी, टी का ए और जी का सी। आप लोग बताए एडिन के साथ हमेशा थाइमिन होता है, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन होता है। अब ये हमारा डीएनए है वो जिसको हम लोगों को क्या करना है? डायग्नोस करना है, स्टडी करना है कि जिसको पेशेंट का डीएनए है। हमने क्या किया? इसके कॉम्प्लीमेंट्री, किसके? इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या किया? एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का मतलब है इसकी तरह, बिल्कुल समझ गए? वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। और दूसरा मैं बोल सकता हूं वो नॉन ट्रांसक्रिप्ट होगा। वो ऐसा ना ट्रांसक्रिप्शन कर लेगा बॉडी में जाके। सही है। अब आप लोग बताओ क्या ये वाला जो नया बनाया है मैंने, ये वाला इससे क्या हाइब्रिडाइज नहीं कर जाएगा? कर जाएगा ना। अब यहाँ पे जो म्यूटेशन जीन होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर ये म्यूटेशन किया है इसने, जी और सी ये चेंज हो गया है, इसकी जगह पे ए और टी आ गया है, तो ये वाला पोर्शन क्या नहीं करेगा? हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। और इससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा क्या डिजीज हो सकती है, कौन से नाइट्रोजन बेस ने क्या किया है? म्यूटेशन किया है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कह रहा है म्यूटेजीन, ये भाई कह रहा है कि ग्रुप विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा नहीं होगा? जो म्यूटेट किया हुआ होगा। क्लियर? अगले देखो बेटा, कह रहा है एलाइजा। यहाँ पे सिंपल सा हम करवाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या करवाते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यहाँ स्टफ नाउन एक क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है infection by pathogen can be detected by the presence of antigen, protein, glycoprotein, etc. or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. आप लोग बताओ आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तभी बनती है जब आपके अंदर क्या हो? पैथोजन। क्या हो? पैथोजन। तो इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवा के भी हम पता लगा सकते हैं कि आप लोगों के अंदर वो डिजीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। समझ गए? अगर कोई पैथोजन आपके अंदर प्रेजेंट होगा तभी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, वरना एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे ये देखा कि हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और तीसरा एलाइजा टेक्निक से पता लगाया। पीसीआर का मतलब मैंने क्या बताया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलाइजा में हम क्या करवाते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाते हैं। और एक तुम्हारा क्या था बेटा? प्रोब, यानी कि पीसीआर में हम प्रोब बना के भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी डिजीज है या नहीं है। समझ गए? और ये हम क्यों करते हैं ऐसा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? जिससे हम अर्ली स्टेज में किसी भी डिजीज का पता लगा पाए। ठीक है? अगर कोई वैसे टेस्ट होता है जैसे यूरिन का हो रहा है या फिर सीरम का हो रहा है, किसी चीज का हो रहा है, तो उससे हम तब पता लगता है जब हमें पैथोजन पूरी तरीके से अटैक कर चुका होता है। क्लियर? तो बेटा ये क्लियर हुआ पोर्शन? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, किसी भी डाउट को मुझसे पूछ लो। करो रिवाइज। सीरम, सीरम बेटा होता है जो हमारा ब्लड होता है। सुनो सुनो, ब्लड होता है। ब्लड से अगर मैं निकाल दूं पहले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या बचेगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा से जब मैं क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? सीरम। सीरम वो होता है चोट लगती है, चोट में क्लॉटिंग फैक्टर बन जाता है ब्लैक ब्लैक, और जब आप उसको वो ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है उसको ऐसे करके वो करना तो वाइट वाइट येलो टाइप का बाटली फ्लूइड निकलेगा, वो होता है सीरम। समझ गए? वो भी कर सकते हैं, पीसीआर और ऐसे भी कर सकते हैं। बेस्ट यहाँ पे यहाँ नहीं है। और दूसरा इलाज भी होता है।
और बताओ किसी डाउट हो बेटा? पानी देना था? किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले जल्दी, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके दो टॉपिक बचे हैं, एथिकल इशू और दूसरा क्या बचा है? ट्रांसजेनिक एनिमल। और बकाया आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो। कर रहे हो आप लोग सब बच्चे? कुछ लोग कहते हैं ये मत पूछा करो, बस पढ़ाई कर लो बस, और क्या कुछ भी हो। चलो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है पहले समझो। ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या मतलब होता है वो समझते हैं, ठीक है? ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है कि अगर कोई एनिमल है उसको हम अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज करते हैं, उसका फिनोटाइप या जीनोटाइप। वो सारे एनिमल कैसे होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब मान लिया आपने कोई वैक्सीन बनाई, क्या बनाई? उसकी टेस्टिंग करनी है तो क्या डायरेक्ट ह्यूमन पे करोगे? और करवा कौन लेगा भाई? तो हम लोग पहले उसके लिए क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं और उसके बाद उस पे क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं बोलूंगा सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए वो कौन बनाए? चूहा, माइस। बेचारों को जल्दी खराब कर दिया है। और मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो भी किस पे हुए हैं? चूहे पे। तो यहाँ पे चूहे को ट्रांसजेनिक ज्यादा बनाया जाता है। वैसे तो हमने बहुत सारे एनिमल ने ट्रांसजेनिक बनाए और जिससे हम लोगों को उसमें क्या होता है, देखो अगर कोई डिजीज की हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर हमें कोई क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है तो उस टाइम पे क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर कोई वैक्सीन की हमें क्या करना है? टेस्टिंग करनी है तो क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। स्टडी के लिए। हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं किसी भी चीज का स्टडी हो गया या पता लगाना हो गया, हमें कुछ करना है उसके ऊपर, तो हम लोग उसको कैसा कर लेते हैं? ट्रांसजेनिक। मतलब होता है अपने तरीके से उसको मॉडिफाइड करना। लेकिन क्या सही है? ये देखा जाए तो गलत है। तुम कोई अपने फायदे के लिए दूसरे एनिमल का इस्तेमाल ना करोगे। इतने सारे भी तो क्या है बेटा? इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है इसका मतलब फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा गधो एक बात सोचो, एक बात सुनो, आप लोग किसी भी चीज का डायरेक्टली फायदा तो देखते हो, इनडायरेक्टली भी देखा करो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फायदा ना होना, इनडायरेक्टली फायदा होना। समझ गए आप लोग? तो ट्रांसजेनिक वो किसी एनिमल से अगर हमें डायरेक्टली फायदा नहीं है तो इनडायरेक्टली तो है। एक फूड चेन बनाता है इकोलॉजी में, जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है स्टेबल उतना ही ज्यादा होता है। समझ गए? जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई उतना ज्यादा। तो इसका मतलब हर एक यहाँ पे हर स्पीसीज का एक अपना कुछ ना कुछ रोल होता है जो हमारे नेचर को बनाए रखता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए के बारे में कि हमने अपनी फायदे के लिए या अपना कोई टेस्टिंग के लिए किसी के लिए कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया है और क्यों किया है। ठीक है, वो हम समझते हैं पढ़ने से। ठीक है बेटा, हेमंत को क्या कहेगी सुन लो उसकी बताओ मैं भी सुनूंगा। चलो किसी को बात करना होगा मैं बता दिया करूँ, मैं ये बातें बहुत करवाता हूँ। अगर किसी को पूछना है कहना है तो मुझे बता दिया करो। मैं हेल्प कर देता हूँ ना।
चलो बेटा इधर आ जाओ। मुझे बच्चे ऐसी बातों को बहुत बातें हैं, बिल्कुल फ्रीली माइंड से करते, सही है। मैं बहुत ऐसी बातें बच्चों की सुनता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ उसका, कि भाई तुम्हें ये डाउट इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है मैं उससे बात कर लेता हूँ, अगर डाउट सही हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो बेटा रास्ता चेंज करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, तो क्या करना है। चलो अगले देखते हैं। इधर देखो बेटा, अब बोलो मत। ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेट, क्या करें, डीएनए का मैनिपुलेशन कर दें। और कह रहा है टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर हम किसी एनिमल का, मैंने कहा था, जीन मैनिपुलेट कर दें और कुछ डिजायर्ड जीन बाहर से डाल दें, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल। कह रहा है बेटा ट्रांसजेनिक रैट। अच्छा रैट और माइस में डिफरेंस हमको पता है? क्या होता है वो बताएगा। हाँ और माइस माने चलिए। हाँ वैसे कहीं ना कहीं सही पहुंच गया वो। रैट का मतलब होता है बड़ा वाला चूहा होता है, और जो माइस का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये देखो तो अरे ट्रांसजेनिक रैट हो गया, दूसरा रैबिट, पिग्स हो गया, सीप हो गया, काऊ हो गया, फिश, हमने ये सारे ट्रांसजेनिक बनाए। कह रहा है हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। यानी कि हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो हमने ट्रांसजेनिक बनाए वो क्या बनाए, माइस बनाए, चूहिया बनाए, ठीक है। कह रहा है भाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस, लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। हम लोग देखते हैं हम लोग क्यों ऐसा किया, हमने ट्रांसजेनिक क्यों बनाया। देखो सबसे पहला है बेटा अब मैं लगभग जो बच्चा बोला करेगा उसको नाम लेके और उस सबसे कहते तुम समझ जाओ, इसे बोलने दो, सही रहेगा, फिर वही बोलता रहेगा क्लास में। यहाँ देखो कह रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ट्रांसजेनिक इसलिए बनाते हैं कि किसी भी डिजीज को लेके, या हम बोल सकते हैं स्टडी करना है, हमें क्या करना है, स्टडी करना है, तो उसका फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। देखो कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जीन रेगुलेट कैसे होते हैं, क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। आरती बेटा तुम खड़ी जाओ। कह रहा है एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वो जीन्स कैसे, क्या प्रोटीन आ रहा है, उस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, और हम बोल सकते हैं कि उसको कैसे रेगुलेट करना है। उस स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाते हैं। अगले कह रहा है एग्जांपल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। देखो यहाँ पे मान लिया अगर कोई हार्मोन है, ठीक है, हमारे अंदर मान लिया कोई हार्मोन है, सपोज वो हमारे अंदर ग्रोथ करवा रहा है, क्या करवा रहा है। अगर हमें उसकी स्टडी करना है, अलग टाइप से कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम लोग उसका एनिमल में यूज करके पता लगा सकते हैं कि भाई उस एनिमल में वो कैसे करके वो फैक्टर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी ऑफ डिजीज। हमें किसी डिजीज की स्टडी करनी है, उस समझना है उस डिजीज को कि कितने टाइम पीरियड तक रह रही है, वो किससे किस तरीके से सही हो सकती है, वो सही है। ये सब तरीके अगर हमें देखना है तो हम लोग उस टाइम पे भी क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो देखो हम लोग सब बच्चे अपनी बातों में लगे रहते हैं। तो जो वैक्सीन बना था अभी कोरोना का, उसमें तो वो तो इंसानों को था ना, जानवरों पे कैसे पहले उसका टेस्टिंग की होगी किसी न किसी एनिमल में। ऐसा नहीं कि पहले सबसे पहले क्या होगा, भावना को लगाना है। इधर देखो स्टडी ऑफ डिजीज। अगर हम किसी डिजीज की स्टडी करना है हमें, तो भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कह रहा है these are especially made to serve as model for human disease so that investigation of new treatment for disease made possible।
अगर कोई ह्यूमन की डिजीज है मान लिया, उसको हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट पता लगाना है कि वो डिजीज कैसे हो सकती है। तो हमने क्या किया, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, उसके ऊपर टेस्टिंग की उस डिजीज की, और उसका फिर क्या किया, उससे देखा कि कैसे करके वो हट रही है। ठीक है, तो उसको हम फिर फायदा हो रहा है हमें, फिर हम लोग अपने अंदर करवाते हैं। कह रहा है टूडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनमें क्या होता है कि ह्यूमन डिजीज को ट्रीट किया जाता है, सही किया जाता है। सच एज कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रेमटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और क्या कह रहे हैं, अल्जाइमर्स। ये डिजीज है, पता नहीं कौन, ये वाली बता दी मुझे, बताया तो पता नहीं। देखना एक बार, देख लो इसको गूगल पे हाल मैं अपने फोन देख रहा हूँ, गूगल चलाना जरूरी नहीं है। ये कोई एनिमल की डिजीज होगी। अच्छा ये कह रहा है बेटा, ये जो है ये पागलपन की डिजीज है। पागलपन का मतलब है कि जब इसकी मेंटलिटी जो होती है, मेंटल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पागल हो जाता है, सही है, तो वो डिजीज है। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। अगले कह रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर हमें कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है तो भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमें चाहिए क्या, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाना पड़ेगा। अगले कह रहे हैं बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए जीन व्हिच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं से। अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए मान लिया, और जो वैसे क्या है बहुत महंगा है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल, वो जीन ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल के, एनिमल के अंदर डाल के उसको ट्रांसजेनिक बना लेते हैं, और उस एनिमल से फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखो अगले, और कह रहा है ए, जैसे यहाँ पे दे रहा है बेटा, पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। जैसे यहाँ पे लिखा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। इसका ट्रीटमेंट कहाँ क्या होता है, एम्फाइसेमा डिजीज होती है हमारे अंदर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको सही करने में होता है। तो कह रहा है सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे देखो करके, तो ये सारी डिजीज जो होती हैं, इनके जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो किसी ऐसी जगह से बन रहे थे जो हमें चाहिए, तो वो बहुत महंगे मिल रहे थे। तो हमने क्या किया, किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाया, उनसे ये प्रोडक्ट हमें मिलने लगे। अगले कह रहा है इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई, इसका नाम था रोजी। क्या था, रोजी काउ। कह रहा है प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क contain the human alpha lacta albumin and a was nutritionally a more balanced product for human baby than neutral cow milk। यानी कि गाय बनाई, किसका नाम क्या था, रोजी। उसमें क्या थे, उसके मिल्क में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी एक नॉर्मल गाय से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रोजी गाय थी, उसका दूध अगर बच्चे को पिलाया जाएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मरने की होगी, बहुत सारी गाय होंगी ऐसी। तो मतलब एक गाय को ना बना के मार दोगे। दूसरा सुनो, तो यहाँ पे ऐसे हमने ट्रांसजेनिक काउ बहुत सारी बनाई, और जिससे क्या हुआ, अब बनाई मैं तो ना बनाई, तो इससे क्या हुआ, दूध अच्छा मिलने लगा, जिससे बच्चे क्या हुआ, बच्चे का न्यूट्रिशन जो बढ़ गया। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू। अगले कह रहा है वैक्सीन सेफ्टी। क्या कह रहा है बेटा, अब नहीं मिलता है। अब मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि यहाँ तो क्लिनिक में पढ़ रही गाय ऐसी रोजी का है, लेकिन मेरे घर में ये वाली गाय नहीं है, रोजी का लाली है, लाली लाली देसर के यहाँ पे है। उनने गाय का नाम लाली रखा है, वास्तव में रखा है, बता रहे थे क्या वो? हाँ, उसका नाम लाली ही है। बता नहीं रहे थे, किसी बच्चे ने देख दिया था लाली, सर की गाय का नाम लाली है। हाँ लाली है वास्तव में, मैं भी गया था, उन्होंने देखा था लाली को। यहाँ पे देखो बेटा, तो कह रहा है यहाँ पे वैक्सीन सेफ्टी। अगर हम वैक्सीन का कोई टेस्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोरोना की वाली वैक्सीन जो बनी होगी तो पहले टेस्टिंग की होगी, ठीक है, उसके बाद बनी होगी। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर, बोलो मत, यूज्ड ऑन और ऑन ह्यूमन। यानी ह्यूमन पे यूज करने से पहले हमने क्या किया,
ट्रांसजेनिक माइस को बनाया और उससे पहले हमने उसके बाद उस पर टेस्टिंग की, उसके बाद क्या किया, ह्यूमंस को ट्रांसफर किया। कह रहा है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वायरस वैक्सीन। कह रहा है एक सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। तो यहाँ पे कह रहा है माइस और मंकी का यूज होता है किसको करने में, एक वैक्सीन की सेफ्टी यानी टेस्टिंग करने में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है बेटा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ये सारा इसी काम में ये ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज होता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि हम क्या करें, अपने फायदे के लिए, अपना कोई रोल प्ले करने के लिए हम क्या करें, यूज करें ट्रांसजेनिक एनिमल का, ठीक है। अगले देखो बेटा, कह रहा है दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी। अगर कोई हमें ये देखना है कि कोई केमिकल कितना टॉक्सिक है, कितना जहरीला है और वो कहां तक इफेक्ट कर सकता है, तो उसका भी अगर हमें टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर ही पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है। कह रहा है सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स होता है उसकी अगर हमें टॉक्सिसिटी देखना है, जहरीला देखना है कितना जहरीला है, तो उसको पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ट्रांसफर करके पता लगाते हैं। अगले कह रहा है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। They are then exposed to the toxic substance and the effect in study toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time। और हमें बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पता लग जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं और उसका क्या क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ बेटा? बात मत करो और इसे समझ लो, पढ़ लो। अगले देखो, अगले आता है जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एथिकल इशू, नैतिक मुद्दे। ऐसा तो कोई नहीं कि अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है तो उसमें कोई मुद्दा खड़ा कर दें, समझ रहे हो? ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे बाहर आ जाते हैं। कोई अगर जैसे आप लोग चूहे पे लगातार कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पे कोई ना कोई इफेक्ट हो जाती है। कोई बच्चा बता रहा था यहाँ पे जहाँ शायद कि एक ने चूहा था, कौन था, उसने चूहा का वीडियो बनाया और उसने डबल डो के मार रहा चूहे को पता नहीं, तो पानी डाल दिया, उसका बैठा दिया और वो चूहा फाइनली मर गया। तो उसने इसकी वीडियो वायरल कर दी, तो उस पे ऐसा समझ आता है कि उसमें केस हो गया था। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग तो एक ही बार मार देते हो, सही है लेकिन आप किसी को डबल डबल मारोगे तो टेस्ट तो हो सकता है ना, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एथिकल इशू। एक बार हम लोग रिवाइज कर लो, इसे फिर पढ़ते हैं। थोड़े बचे चलो, ठीक है, रिवाइज करो, बात मत करो। और आप लोग क्वेश्चन भी साथ में लगाते रहना बेटा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। कितना टाइम हो गया?
ओके 16 रात में पढ़ाई की थी, क्या किया था? क्या किया था? फोन चलाया था? बेटा क्या किया था बताओ? हाँ। कितने बजे सोए थे रात में? कितने बजे सोए थे? 10 बजे? उठा कितने बजे था? 4 बजे। तो अच्छा खास सो लिया फिर। तो क्या सो रहा है फिर? खाना नहीं खाया? तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोग 6 घंटे सोना चाहिए नॉर्मल, और अगर आप लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो 5 घंटे सो जाओ, लेकिन 5 से ज्यादा मत सो, कम मत सोना, मतलब वरना दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि 2 बजे सोना है 4 बजे उठ जाना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम 5 घंटे सो जाएगा वो, ठीक है डबल। और वो भी तब बता रहा हूँ, उसके बाद पूरे दिन एक्टिव रहा करो। एक्टिव व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे एक्टिव रहा करो। तो इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, यहाँ पे भी तो फायदा का होगा जगने का रात में, सही है। और मुझे लगता है 5 से 6 घंटे सोना चाहिए आप लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं कि जो 12 घंटे होता है यहाँ पे। अरे सो लेता होगा 1 से 12 घंटे। चलो होगी बातें। अब मैंने कहा था रिवीजन करने के लिए बच्चे बातें करते ही रहते हैं, मतलब करना ही करना, कसम आगे आते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा। अब बोलो मत, बायोटेक्नोलॉजी हो गई हमारा। लास्ट टॉपिक जो बचा है वो बचा है एथिकल इशू। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बेटा बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जीन का मैनिपुलेशन करते हैं। कोई डिजाइन जीन डालते हैं किसी के अंदर से निकालते हैं, ये सब खोजिया कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है, ये सब करने में किसी को नुकसान तो नहीं है। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एथिकल इशू में क्या क्या है। देखो तो कह रहे थे मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। आप लोग बताओ बेटा, अगर आप लोग मैनिपुलेशन इस हद तक पहुंच जाए कि आप लोग उसको मतलब हर आदमी करने लगे कि हमें तो मैनिपुलेट करना है जी, अगर ऐसा करने लगे तो ये तो एक हिसाब से दूसरे स्पीशीज का क्या है, खतरा है ना। वो हो सकता है कल को एक्सीडेंट हो गए, सब खत्म हो गए तो क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ ऐसे रूल होने चाहिए जिससे अगर ह्यूमन कोई एक्टिविटी कर रहा है तो अब बोलो मत, तो किसी दूसरी स्पीशीज को ना फायदा हो ना कोई नुकसान हो। ऐसा नहीं कि उनको नुकसान होता रहे, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी करो, ऐसा सुनना है। अब भाई आप लोग अगर इस धरती पे रह सकते हो तो दूसरे स्पीशीज रह सकता है। ऐसा क्या मतलब कि आपको अपना ही फायदा देखना है खाली। भाई आप भी तो एक स्पीशीज हो धरती पे देखा जाए तो, और दूसरा भी एनिमल क्या है, एक स्पीशीज ही है।
ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप लोग सोचो कि हमें सांप मारने नुकसान कर रहा है तो हम सांप को मार देंगे, सब दुनिया के इतने सांप हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है, स्पीसीज। अगर देखा जाए तो ह्यूमन में खाली क्या डिफरेंस है बताओ और स्पीसीज से? खाली इतना डिफरेंस है कि हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस तो सबके अंदर होती है। तो अच्छा बताओ ना, सबके अंदर होती है? एक लैंग्वेज लगभग, लेकिन और भी एनिमल कुछ ना कुछ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत लैंग्वेज। और बताओ कोई अच्छा था? हम और जानवरों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर ये सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम मतलब एक सोचने की क्षमता। हाँ ये बात सबसे अच्छी है, ब्रेन कैपेसिटी वो भी बोल सकते हैं, वो भी लगभग सही है। हमारे अंदर क्या होता है अलग, सेल्फ इमेजिनेशन। हमारे अंदर खाली एक कैपेबिलिटी है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कुछ भी। अब आप लोग क्या करते हो मुझे बताया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम इमेजिनेशन मतलब पहले पता लगा सकते हैं कि अगले साल क्या होगा या कल क्या होगा, और कोई एनिमल इसका पता। ये डिफरेंस होता है हम में और दूसरे स्पीशीज में। बकाया हम भी एक टाइप के क्या हैं, स्पीशीज ही हैं। अगले देखो, कह रहा है गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशू। बेटा बोलो मतलब, कह रहा है द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव unpredictable result when such organs are introduced into the ecosystem। इसका मतलब सिंपल सा है कि हम लोग कुछ ऐसा ना करें जिससे इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़े उसका, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इसका कोई इफेक्ट पड़े और उसको क्या हो जाए, लॉस हो जाए अपने फायदे के लिए, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कह रहा है देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC। एक कमेटी बनाई, इसका नाम क्या रखा, GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये देखती है कि अगर किसी को हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं या किसी को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गन को, तो उसमें किसी लिविंग दूसरे ऑर्गन का ऐसा तो नहीं नुकसान हो रहा है, सही है। ये सब देखने का काम किसका है, GEAC। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई इससे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसका GEAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। देखो कह रहे व्हिच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म। GM का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर पब्लिक सर्विस। अगर हम किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करें तो ये कमेटी ध्यान रखती है कि उसको किसी दूसरे स्पीशीज को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या फिर वो ऐसा तो नहीं खतरे में है, या वो खत्म ना हो जाए, या कोई इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम पे उसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। वो सब कौन देखता है, ये कमेटी देखती है, GEAC। अगले कह रहा है बेटा द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गन फॉर पब्लिक सर्विस एज जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, सोर्स फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। पेटेंट का मतलब जानते हो, पेटेंट का क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है अपना अधिकार, यानी कि अपना कहते हैं पेटेंट करवाना। पेटेंट का मतलब है सपोज मानो कोई चीज ले सकते हो, जैसे कैंपस शूज ले लो। अगर शूज कैंपस है तो उसका मतलब कैंपस वाले ने अपना क्या करवा लिया, कैंपस नाम का पेटेंट। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि हम घर में अपने कैंपस शूज बनाने लगे, बेचारे ने इतना प्रचार करवाया, सब बेकार हो जाएगा। यहाँ तो छोड़ो, दूसरे विदेशों में भी उस नाम का कंपनी कोई भी नहीं खोल सकता। ये होता है पेटेंट। क्या होता है, पेटेंट। जैसे आपने देखा होगा इतने लोगो होते हैं, होता नहीं है, अलग अलग टाइप के ब्रांड होते हैं, उनका एक आपने देखा होगा लोगो होता है पूरा ना, वो बना हुआ पूरा साइन होता है, पहचान। जैसे सब लोग बताओ किसी की, किसकी, अरे जैसे पूमा की होती है, वो शेप टाइप का होता है, सही है, वो होता है। हाँ, अब वो वाला जो उसने बनवा लिया है, अब वो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, तो ये होता है पेटेंट करवाना। क्या होता है, अगर इसको चोरी कर रहा है तो उसको बोलते हैं बायोपेरेसी। दूसरा मैं आपको बताऊं, ऐसा ये तो पेटेंट बहुत ये तो नॉर्मली हो गया। नॉर्मली बेटा अपना स्किल तक का पेटेंट होता है। अगर तुम कोई चीज, तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, उस टाइप से कोई दूसरा वो नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा कपिल शर्मा शो है मान लिया, अगर जैसे वो बैठाल के गेस्ट आते हैं वहां पे, उनसे वो करता नहीं है फालतू बातें, तो वो करता है तो
अब तुम सोचो कल को हम यहाँ पे वैसा ही शो चलाने लगे और हम गेस्ट को बुलाएं फालतू बातें करने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या कर देगा, आप पे केस कर देगा। आप लोग ऐसा नहीं करवा सकते, उसने उसका क्या करवा लिया है, पेटेंट करवा लिया है। ऐसे ही आपने देखा होगा हर किसी का साइन होता है, सही है। अब आप लोग मानो जैसे सपोज हीरो गाड़ी है, हीरो स्प्लेंडर, अब ऐसा ना कि तुम कल को रुपया हो जाए तो तुम घर में अपने हीरो बनाने लगो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या करवा लिया है, पेटेंट करवा लिया है। समझ गए हम लोग पेटेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो समझो पहले। कह रहा है बेटा, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट्स ए सर्टेन कंपनी are being a granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, development and used by farmer and indigenous people of a specific region country। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, आप लोग सिंपल बात समझ लो, ठीक है। सिंपल सा ये होता है कि पेटेंट का मतलब ये होता है कि तुम्हारा अधिकार, बस अब तुम्हारा उस पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। अधिकार का मतलब है कोई दूसरा आदमी उसको यूज नहीं कर सकता, उस प्रोडक्ट को सही या उस स्पीशीज को सही, किसी भी टाइप से सही। कोई आपका जैसे आप सोचो किसी ने किसी चीज की डिस्कवरी की है या कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो उसका क्या रहेगा, पेटेंट रहेगा। उसके बिना अथॉरिटी के तुम वो काम नहीं कर सकते। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, सपोज जैसे आप कोचिंग को ही ले लो, कोचिंग का भी पेटेंट होता है। जैसे एलन ने मान लिया, अब दुनिया में कोई एलन नाम से कोचिंग दूसरी नहीं खोल सकता, क्योंकि उसका क्या है, उस पे पेटेंट करवा लिया उसने। अगर खोलेगा तो पहले बात तो उसको रिश्वत दो, वो मान जाए और उसके अधिकार से आप खोल सकते हो। समझ गए आप लोग। हाँ, उसके अगर जो इन्वेंशन होता है, जो स्टार्ट करता है कोई चीज, उसकी अथॉरिटी से आप लोग वो काम कर सकते हो, लेकिन वैसे आप लोग नहीं कर सकते। समझ गया, ठीक। इसके बाद देखो अगले यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है राइस। क्या लिखा है, राइस। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बासमती राइस था। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी चावल की वैरायटी होती है, सही है। हम लोगों का देश ही है भारत, कृषि प्रधान देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश। यानी कि भारत में 2 लाख वैरायटी है राइस की, 2 लाख, सही है। और बासमती राइस जो वैरायटी जो उगाई थी सबसे पहले, वो किसने उगाई थी, इंडिया ने, लेकिन इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। और अमेरिकन कंपनी ने इनसे पहले पेटेंट करवा लिया उस राइस का, तो वो अब वो किसका हो गया, अमेरिका कंपनी का। समझ गए, अमेरिका का हो गया। तो उन्होंने क्या किया हमारे साथ, बायोप्रेसी। बायोप्रेसी का मतलब होता है चुराना, चोरी करना किसी चीज को, ठीक है, सही है। इसीलिए बेटा पेटेंट करवा के रखो हर चीज का, समझ रहे हो। पेटेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। पेटेंट का मतलब होता है अपना अधिकार, समझ रहे हो आप लोग, वरना कोई दूसरा पेटेंट करवा लेगा। ये देखो क्या है, rice is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia agriculture history। यानी कि एशिया का ये क्या रहा है, हिस्ट्री रहा है कि हमारे यहाँ राइस की वैरायटी बहुत सारी रही है हमेशा से। कह रहा है देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। यानी कि इंडिया में अकेले कितनी वैरायटी है राइस की, 2 लाख। कह रहा है बेटा द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा राइस की एक वैरायटी जो डाइवर्सिटी है सबसे ज्यादा किसमें, इंडिया में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगले कह रहा है बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रो इन इंडिया। अभी सोचो 27 वैरायटी बासमती की इंडिया में ग्रो हो रही है, समझ गए। कह रहा है देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, क्या लिखा है, फोल्कलोर एंड पोएट्री एज इट हैज बीन ग्रो फॉर सेंचुरी। यहाँ पे कह रहा है कि ये पुराने लोग जो पुरानी बातें लिखते हैं ना, वो तो हम देखा होगा हर की, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पुरानी चीजें लिखते हैं, पुरानी चीजों के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इंडिया में बासमती राइस सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा वो राय प्रसिद्ध रहा है, और इसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। अगले कह रहे हैं इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यानी कि उन्होंने क्या करवा लिया, उसका पहले हम लोगों से पहले क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। और अगले कह रहा है बेटा कह रहा है this allow the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer variety। उन्होंने उसी का यूज करके नई वैरायटी का नाम दे दिया बासमती, प्लान में नई उसी चावल का यूज करके नया बना दिया, और उसको उन्होंने पेटेंट करवा के अब वो क्या बन गया, अमेरिका का बन गया, इंडिया का खत्म हो गया। अगले कह रहा है बेटा इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम एज एन इन्वेंशन और अ नोवेलिटी। The patent
वो पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट, कह रहा है इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। अब अगले कह रहा है कि अगर इंडिया चाहे उसको दोबारा पेटेंट करवाना तो वो नहीं करवा सकता, और इंडिया में अगर वो चावल बिकेगा या कुछ भी होगा तो उसका उसमें आप लोग देखोगे तो अमेरिका की कंपनी का नाम लिखा होगा बाकायदा, समझ गए, बासमती राइस पे। कभी आप लोग देख सकते हो ये बात, कट्टा वट्टा लेके आओगे तो उसमें लिखा होगा। तो अन्याय हुआ, बायोपायरेसी होगी। तो भाई तो हुई बायोपायरेसी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अन्याय तो वही है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पेटेंट करवा के रखो। अगले देखो अगले देखो बेटा क्या करना है, अन्याय क्या होता है, आप उन्होंने करवा लिया। ये देखो अगले देखो कह रहे several attempts have also been made to patent usage product and process based on Indian tradition herbal medicine, जैसे टर्मरिक हो गया, नीम, if we are not कह रहे vigilant and we do not immediately counter these patent application other country individual may in case in our rich legacy and we may not be able to do anything about it। और यहाँ पे इसके अलावा देखो, इसके अगर किसी ने बायोपेटेंट करवा लिया, सही है, तो उसके अलावा उस पे ना तो तुम कोई अधिकार कर सकते हो, ना उसके खिलाफ कोई ऐसा रिपोर्ट करा सकते हो, क्योंकि उसका पेटेंट पहले हो गया है, और उसका मतलब ये है कि अब वो उसी का माना जाएगा जिसने पेटेंट करवाया है। समझ गए हम लोग। तो अगले कह रहे हैं बायोप्रेसी, ये बायोप्रेसी वही होता है चोरी, is a term used to refer to use of bioresources by multinational company and other organization without proper authorization from the country and people concerned without compensatory payment, यानी कि विदाउट किसी पेमेंट के धोखे से, न किसी से, जैसे इंडिया ने अगर बासमती राइस को उगाया उससे पूछ के अगर ऐसा करवाते वो भी नहीं करवाया। और ऐसा मैंने बोला था आप लोगों से कि अगर जो भी इन्वेस्टर होता है, मतलब जो बनाता है उस चीज को, उससे वो पूछ सकता है, और अगर उसने अधिकार दिया है कि ऐसा कर सकते हो तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं कर सकता। अगर वैसे कर रहा है तो उसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। समझ गए आप लोग। बायोपायरेसी क्या होती है, एक हिसाब से क्या होती है, चोरी। आखिर तो कह रहा है बेटा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है बहुत सारे ऐसे नेशन होते हैं जहां पे वो वैसे तो फाइनेंशियली तो बहुत अमीर है, लेकिन वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत कम है। मतलब चीजें जो वहां पे स्पीशीज होंगी, चाहे प्लांट को लेके हुए किसी को लेके हुए, बहुत कम है। ठीक है, कह रहा है और ट्रेडिशनल नॉलेज, पुरानी उन्हें नॉलेज भी नहीं है। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग एंड द अनडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसे भी देश हैं जहां पे आपको पता है कि पुरानी जो नॉलेज होती है, पुरानी नॉलेज का यूज करके वो नई नई चीजें को बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कुछ देश ऐसे हैं जो पैसे तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, पैसा तो बहुत है वहां पे, लेकिन वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, तो उन्हें उन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब मान ले कहीं पे जैसे सपोज मान लो शुगर केन गन्ना है ही नहीं, सही है, तो उन्हें उसकी नॉलेज क्या होगी। अब इंडिया में है बहुत ज्यादा तो क्या है, नॉलेज है। तो ये बता रहा है कि पुराना शिक्षा से जो नई नई चीजें बनती है, वैरायटी, तभी तो मैं कह रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी नेशन के लिए। अगले देखो कितना बचा है, हो गया टाइम, हो गया। चलो एक बार रिवाइज करो फिर बताऊंगा, वरना हम लोग फिर पता क्या करते हैं, तो बातें करने लगते हो। रिवाइज करना है किसी जल्दी पढ़ा दे, चलो पढ़ा रहा हूँ। अगले देखो बेटा, कह रहा है देयर हैज बीन ग्रोइंग realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developing and developed and developing countries. Therefore, some nations are developing law to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस देशों में ये नॉलेज नहीं है, या फिर उन्हें उनके यहाँ कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या होता है, ये ट्रांसफर हो सकता है कि मतलब इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना, कोई सामान वगैरह है या कुछ भी है, कोई स्पीशीज हो गई उसको, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दूसरे देश का कोई भी स्पीशीज या कुछ भी तुम अपने देश में क्या कर लो। तो देखो यहाँ पे कह रहा था इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड
amendment of the Indian patent bill that takes such issue into consideration, और कह रहा है including patent term, emergency provision and research and development initiative। यानी कि यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, उसके बाद एक कल्चर अपना लिया कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाकायदा पेटेंट करवाओ और सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये था बेटा आपका, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे इथिकल इश्यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब भागो मत, बैठे रहो आराम से। यहाँ पे इसका मतलब मेन है जो आपका वो कुछ चीजें हैं, जैसे बीटी पाउडर, इसके बाद तुम्हारा हो गया पेस्टिसाइड प्लांट, इसके बाद इंसुलिन हो गया, एग्रीकल्चर के रूप में हमने किस टाइप से बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया है, ये सब चीजें। ठीक है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला चैप्टर जो कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मेरी बात सुनो, बातें कर रहे हो बेटा, बातें कर रहे हो, टाइम हो गया, क्या करूं, अभी रुक जाओ, टाइम तुम बताओ, मैं बताऊंगा बेटा, बैठे रहो। इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं कल से एक चैप्टर होगा तुम्हारा जिसका नाम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। बायोमोलिक्यूल्स तो हो गया है ना, फोटोसिंथेसिस। और दूसरी बात सुनो, फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, बेटा इधर देखो आप लोग। हाँ मैं ये कह रहा था, हाँ कि आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। कौन सा होगा? और अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, और दो चैप्टर होंगे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा अब वैसे आप लोग चाहो जो आपको करना है, लेकिन अगर उसमें भी अगर किसी बच्चे ने एक भी क्लास मिस करी तो आपको फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो भी चैप्टर ऐसा है। अरे सुन लो बेटा, ये देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दो चैप्टर ऐसा है जो पूरे चैप्टर को आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, सही है, तब आपको क्लियर होगा। तो हम लोग कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मतलब आप लोग पढ़ते हुए मजा आएगा। जो क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस, सही है, प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे। बैठे ना, अभी टाइम नहीं हुआ है, क्या करना है? आपकी शादी